हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं, जो कि 8, 9 और 10 जून को आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 100% चांस है कि आपका इसमें से लगभग 30 या 40 प्रश्न पढ़ सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग केवल सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के बारे में देखने वाले हैं। बाकी जो है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था वो 1956 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जापान में होन्शु नामक द्वीप जो प्रसिद्ध है वो केवल तेल के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। 1935 ईस्वी में किसने संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले प्रस्तावित किया था। तो प्रस्तावित किए थे M.A. राय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। तो वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में जो कोड प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ASCII कोड प्रयोग किया जाता है और यही स्वीकार्य भी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 6 व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी थी। तो व्हेन द रिवर स्लीप जो लिखी गई थी वो स्टेरिन कायर के द्वारा लिखी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी संख्या जो है वो 6, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो किया था वो टिम बर्नर्स ली ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू के साथ कौन जुड़ा हुआ है। तो वो जुड़ा हुआ है पोंगल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते वाले हैं। प्रश्न नंबर 10 देख सकते हैं, दिया हुआ है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ उपलब्ध है। तो पंचायती राज निकायों में उपलब्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि भारत में सबसे लंबी जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो भारत में सबसे लंबी जनगणना जो हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रोजगार जो नहीं है वो है पुजारी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख सकते हैं, दिया हुआ कि ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है, जहाँ जहाँ क्या होता है। तो ISDN जो है एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहाँ पर केवल ध्वनि संचारित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था। तो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद डिजाइनर जो था वो एड्रविन लुट्येंस था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है
20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था? तो लगभग जो हेक्टेयर की भूमि का अधिग्रहण किया गया था वो 52 हेक्टेयर किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष में डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? तो की गई थी 2019 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या 17, अधिकतम संख्या सीमित है, 17 नहीं दोस्तों, अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो 91वां संशोधन जो है वो मंत्रिमंडलों की अधिकतम संख्या को सीमित रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके बेटे अकबर को मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था, कन्नौज बैठाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो भारत में निम्नलिखित में से जो राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था वो नीलम समीचा रेड्डी हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंग का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है, एफएम प्रसारण बैंड के बीच क्या होता है? तो VHF रेंज होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल जो होती है वो 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित से किसका उपयोग किया जाता है? तो नदी के प्रवाह को नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम है क्यूसेक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? तो सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट जो है वो मैक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से जो प्रयोग किया जाता है वो सोडियम बेंजोएट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है किस स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी स्थान की अगर हमें आर्द्रता जानना है तो इसमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है हाइग्रोमीटर यंत्र का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर एक ऐसी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी पर प्रत्यावर्तित करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना था? तो देश का पहला राज्य जो बना था वो झारखंड बना था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे 1924 ईस्वी में बने थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि क्रीमी लेयर संबंधित है, क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? उससे संबंधित है सामाजिक और आर्थिक हालातों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 31 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामो उद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHB परियोजना की शुरुआत की गई है। 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामो उद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में किया गया था, तो मणिपुर राज्य में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना था। तो वो जो बना था वो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो पहला राज्य बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौडा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी गई थी। तो 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में लगभग 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि रक्त लाल दिखाई देने का क्या कारण है, तो रक्त को लाल दिखाई देने का कारण जो है वो हीमोग्लोबिन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजथू गीत को राज्य गीत घोषित किया था। तो 17 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजथू गीत को राज्य गीत घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 देख सकते हैं, दिया हुआ है आपका कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता था। तो 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित करके माइकल विंस यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। माइकल विंस ने खिताब को जीता था, पराजित कर जीता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है, तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो संबंधित है वो पत्रकारिता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में अब उसके बाद आगे हम लोग सामान्य हिंदी के बारे में देखने वाले हैं इस वीडियो। अब आगे जो प्रश्न आने वाले हैं वो सामान्य हिंदी से आने वाले। तो चलिए भर पेट में बताइए कि कौन सा समास है। तो भर पेट में जो समास है वो अव्ययी समास है, अव्ययी भाव समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है, तो एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी, ये जो लेखक हैं वो है मुंशी इंसा अल्लाह का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि निम्न में से किस विशेषण अव्यय चुनिए। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय को चुनना है, तो इसका जो सही आंसर है वो राजा रात भर जागती रही है, क्रिया विशेषण अव्यय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जीवनी है। कौन जीवनी है इसमें आपको बताना है, तो आवारा मसीहा एक जीवनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 से 45 अपठित है, यानी एक गद्यांश दिया रहेगा जिसमें आपको 43 और 45 से प्रश्न का उत्तर देना है उसमें से देखें। तो आपका गद्यांश क्या दिया हुआ है कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनमें
जिनकी हम उपासना करते हैं उनके लिए हम आंखें बिछाना तक को तैयार रहते हैं। जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम उनके अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये में अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अव्यय है, पर वह स्वार्थ का उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो चलिए अब हम लोग गद्यांश को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 दिया हुआ है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो गद्यांश का उचित शीर्षक जो होगा वो पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि इसमें धन और मनुष्यता की बात की गई है, यही इसका उचित शीर्षक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 देख सकते हैं दिया हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में जो पूजा की जाती है वो सच्चे मनुष्य के लिए कार्य करता है, उसकी ही पूजा की जाती है। उपर्युक्त गद्यांश में यही हमारे हिसाब से दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 दिया हुआ है कि धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। तो धन की पूजा से अभिप्राय यह है कि धन कमाने वाला अधिक नाम कर नहीं पाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 देख सकते हैं दिया हुआ है कि शुद्ध शब्द छाटिए। तो इसका शुद्ध शब्द जो है वो अभ्यस्त है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 47 कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो कौन सा शब्द जो है वो तुर्की भाषा का नहीं है। तो पैगंबर एक ऐसा शब्द है जो कि तुर्की भाषा का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 जो है कि जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी है। जल प्राण और पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो जीवन शब्द का अनेकार्थी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 देख सकते हैं दिया हुआ है कि उपवाक्य पहचानिए। इसमें उपवाक्य पहचानना है। वह आदमी जो कल आया था वो आज भी आया है, इसमें कौन सा उपवाक्य है। तो वह आदमी जो कल आया था वो आज भी आया है, इसमें विशेषण उपवाक्य यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 दिया हुआ है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है। तो ज है। ज ऐसी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है। निम्नलिखित पद में कौन सा ऐसा पद है जो वया प्रत्यय लगाने से बना है। तो वो बना है खवाया, ऐसा पत्र है जो बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 देख सकते हैं दिया हुआ है कि निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो वह है त्रिदश जो ऐसा पत्र है जो देवता का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 दिया हुआ है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। साकेत महाकाव्य के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 दिया है कि गौ प्लस चरती की संधि क्या है। गौ प्लस चरती की संधि जो है गौश्चरती, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 दिया हुआ है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। तो वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 देख सकते हैं दिया है कि शुद्ध वाक्य को छांटना है। किसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य को छांटिए। तो इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 56 दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 देख सकते हैं दिया हुआ है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है।
कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना ऐसा शब्द है जिसका उपसर्ग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है तो अहिंसा एक ऐसा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 देख सकते हैं दिया हुआ है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया था? तो रत्नावली दोहा संग्रह द्वारा रचा गया था और रत्नावली के द्वारा रचा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 देख सकते हैं दिया हुआ है कि इसमें लिंग बताना है कि मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? तो मनगढ़ंत में जो लिंग है वो उभय लिंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 में देख सकते हैं दिया वाक्यांश का एक शब्द बनाना है। वाक्यांश का एक शब्द बनाना है कि जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग निर्मम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 देख सकते हैं दिया हुआ है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो वह है प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 के बाद 64। प्रश्न नंबर 64 देख सकते हैं दिया हुआ है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो निम्न में अघोष वर्ण जो है वो प है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 देख सकते हैं दिया हुआ है कि निम्न में से कंठय वर्ण कौन सा है? प्रश्न नंबर 65 दिया है कि निम्न में से कंठय वर्ण कौन सा है? तो अ ऐसा शब्द है जो कंठय वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द कौन सा शब्द है? तो वह है नाक ऐसा शब्द है जो कि रूढ़ शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 दिया हुआ है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा रत्नधर आकर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 देख सकते दिया हुआ है कि प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है? तो वह है अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 देख सकते हैं दिया हुआ है कि परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो परिक्रमा में जो उपसर्ग है वो परि उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 देख सकते हैं दिया हुआ है कि भलाई में प्रत्यय है। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई जो है वो प्रत्यय है भलाई में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो आलस्य ऐसा शब्द है जो कि तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो छत ऐसा शब्द है जो कि तद्भव शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? तो देशज शब्द जो है वो खिड़की एक ऐसा शब्द है जो कि देशज शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 74 दिया हुआ है कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो निम्न में से विदेशी शब्द जो है वो अमीर ऐसा शब्द है जो कि विदेशी शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 दिया हुआ है निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो गंगा ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग रीजनिंग और मैथ के बारे में देखने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट का 1 का मिल सके।